ओके बच्चों, जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनर्जी। भाई सीधी सी बात है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर। आप इकोनॉमिक के किसी भी सेक्टर को उठा लीजिए, चाहे वो प्रोडक्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, आईटी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, बिना एनर्जी के आप उस सेक्टर में कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनपुट माना जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ऑलरेडी पॉइंट्स बता चुका हूँ। इवन हाउस होल्ड में भी आपको एनर्जी चाहिए होती है, कुकिंग के लिए, हाउस होल्ड लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए। मतलब अगेन मैं कहना चाहूँगा कि एनर्जी के बिना ना ही कोई प्रोडक्शन सेक्टर, ना ही हाउस होल्ड सेक्टर के लिए सरवाइव करना इजी है। इसके बिना आपका गुजारा नहीं चल सकता। सो इसका मतलब है कि कंट्री को अपने एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए सेल्फ कैपेबल, सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। जो एनर्जी के सोर्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक होता है नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। भाई जैसे कि टर्म क्लियर है, कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज रेफर टू दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कमांड अ प्राइस। भाई जिसके लिए आपको कुछ कीमत पे करनी पड़ती है अगर आप उस एनर्जी सोर्स को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। नॉन कमर्शियल सोर्सेज होते हैं वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट डू नॉट कमांड अ प्राइस, जिनके लिए आपको कोई भी टाइप की कीमत नहीं चुकानी पड़ती, जैसे कि फायरवुड जो जंगल में लकड़ी मिलती है, जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट या ड्राई टंग। ये सारे के सारे नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जनरली रिन्यूएबल होते हैं और जनरली फ्रीली अवेलेबल होते हैं। इसके लिए आपको कोई भी टाइप का प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं होती। जो एनर्जी सोर्सेज को हम और दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला आता है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। भाई कन्वेंशनल बेसिकली मतलब होता है ट्रेडिशनल, मतलब वो सोर्सेज, वो तरीके जो आप बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि, और आप इनको बहुत लंबे टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं और आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। दे आर नॉन रिन्यूएबल। एक बार अगर आपने इन एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर लिया तो आप इनको दोबारा से रिन्यू या यूज़ नहीं कर सकते, ये ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि कोल एंड ऑयल। भाई आपने कोल एंड ऑयल को एक बार यूज़ करा तो यू कैन नॉट रीप्रोड्यूस इट एंड इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ कोल और ऑयल। देन both commercial and non-commercial sources of energy are conventional sources of energy। हमने इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था जहाँ पे हमने कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया था, ये दोनों कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में काउंट होते हैं। अगला आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये वो सोर्सेज होते हैं जिनको हमने अभी भी यूज़ करना स्टार्ट करा है, जैसे कि सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, ये पिछले 30-35 सालों से ये कॉन्सेप्ट यूज़ में है। और ऐसी जितनी भी कंट्रीज है जहाँ पे कि सोलर से एनर्जी जनरेट करने का बहुत वास्ट पोटेंशियल है, वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सन से एनर्जी को जनरेट करने का, और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी सोलर सोर्सेज से जनरेट कर सके उतना अच्छा रहेगा। इसी तरीके से जैसे विंड एनर्जी है, जैसे बायोगैस है, ये सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं। दे आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मतलब एक बार यूज़ करने के बाद भी आप इसको लगातार जनरेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने एक बार मशीन लगा दी, एक बार विंड मिल लगा दिया, एक बार सोलर पंप लगा दिया, तो उसके बाद ये सोलर रूफ्स लगा दी, तो उसके बाद आपको दोबारा से इन पर कॉस्ट इनकर करने की ज़रूरत नहीं। आपको ये लगातार बिना एग्जॉस्ट हुए आपको एनर्जी जनरेशन होता रहेगा और आपको एनर्जी मिलती रहेगी। देन अगला पॉइंट, इन इंडिया अनलिमिटेड पोटेंशियल टू प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ एनर्जी। क्योंकि इंडिया में सोलर या विंड एनर्जी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे कि सोलर प्लांट लगाए जा सकते हैं या जहाँ पे विंड मिल लगाई जा सकती है और अनलिमिटेड एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। सो हमारी कंट्री में
इस तरह की एनर्जी को जनरेट करने के लिए बहुत पोटेंशियल है। दिस एनर्जी रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टेबल, ये ख़त्म नहीं होते, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। जब भी आपने कोल या ऑयल यूज़ करा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो सोलर है, जो विंड एनर्जी है, जो बायोगैस है, ये ऐसे सोर्सेज हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। ये यूज़ करा, उसके बाद आप ये दोबारा से आप इनसे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट विथ वेरी मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड ऑल। ओके बच्चों, हम एनर्जी को एक तरीके से और कैटेगराइज कर सकते हैं, वो है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हो गया? वो सोर्सेज दीज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड दे डू नॉट नीड एनी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यूजिंग देम। ये हमें सीधा नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं और इनको किसी भी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, हम इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम या गैस। एक होता है सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो सारे के सारे सोर्सेज जहाँ पे कि हम प्राइमरी सोर्सेज को कन्वर्ट करके उसको एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हम उसको यूज़ कर सकें, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोकार्बन एनर्जी एक्सेट्रा। ये सारे के सारे सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ओके बच्चों, इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट माना जाता है पावर या इलेक्ट्रिसिटी। पावर या इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम किसी भी कंट्री की, कोई भी इकोनॉमी की, किसी भी सेक्टर की ग्रोथ या डेवलपमेंट के प्रोसेस को इमेजिन भी नहीं कर सकते। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट, हर स्टेज पे, हर सेक्टर में हमें पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। नहीं तो चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कंजम्पशन हो, हाउस होल्ड हो, एक्सपोर्ट गुड्स इंडस्ट्रीज हो, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रीज हो, या ऐसा कोई भी सेक्टर हो, बिना पावर के आप एक कदम आगे नहीं चढ़ सकते। मतलब आप समझ लीजिए कि पावर हमारे लिए या हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है। ओके बच्चों, अब हम पावर को या इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो जनरली हम इसके सोर्सेज को 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है थर्मल पावर। व्हेन पावर इज जनरेटेड आउट ऑफ कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। जब हम कोल से, ऑयल से या नेचुरल गैस से पावर जनरेट करते हैं तो उसको हम थर्मल पावर का नाम देते हैं। इंडिया में अराउंड 67% ऑफ पावर जनरेशन इस सोर्स को यूज़ करके होता है। जो दूसरा सोर्स है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जब व्हेन पावर इज जनरेटेड फ्रॉम द वाटर्स ऑफ फास्ट फ्लोइंग रिवर्स और हाई डैम्स, इट इज़ नोन एज और टर्म्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। भाई जब रिवर पे या डैम्स के फ्लो को, पानी के फ्लो को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है तो उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ये एक एनर्जी का बहुत चीप सोर्स है एंड इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके बच्चों, जो पावर के जनरेशन का तीसरा सोर्स है, जो इम्पोर्टेंट सोर्स है, वो है न्यूक्लियर पावर। When power is generated from the radioactive elements like uranium, थोरियम और प्लूटोनियम। जब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम को यूज़ करके पावर जनरेट करते हैं, उसको हम न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर बोलते हैं। इंडिया में अभी न्यूक्लियर पावर जनरेशन काफ़ी कम लेवल पे होता है, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है और इसको हम अभी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ओके बच्चों, इंडिया में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी या पावर सेक्टर है वो कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। पहला है इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हमारी कंट्री में जिस स्पीड से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जिस स्पीड से हमारी कंट्री में एनर्जी या पावर की डिमांड बढ़ रही है, उसके हिसाब से उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है। कंट्री में कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% ग्रोथ के हिसाब से हमारी कंट्री के जो पावर रिक्वायरमेंट है, जो ग्रो करने की स्पीड है, वो कम से कम 9 से 10% होनी चाहिए, जो नहीं है। और हम बहुत ही कम कैपेसिटी को और ऐड कर पा रहे हैं, अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी को हम बहुत ही स्लो तरीके से ऐड कर पा रहे हैं, जो आगे जाके हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा। सेकेंड पॉइंट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। हमारी कंट्री में जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो भी अभी अपनी पूरी कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहे। मतलब वो जितना एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो उसके मुकाबले में काफ़ी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी प्रॉपर बहुत सारे अदर फैक्टर्स की वजह से वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता।
थर्ड पॉइंट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। जैसे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बेसिकली क्या करते हैं, उनका जो मेन काम है वो है ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हमारी कंट्री में बहुत पुअर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से जितना भी पावर जनरेट होता है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है, जो हमारी कंट्री के लिए नहीं हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाता है। भाई जितना जनरेट हो रहा है उतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता और वो रास्ते में कंप्लीट लॉस होता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। देन शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स। भाई अभी हमने डिस्कस करा कि हमारी कंट्री में जो थर्मल पावर है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है। अप्रॉक्सीमेटली 67% ऑफ पावर इज जनरेटेड यूजिंग थर्मल सोर्सेज। लेकिन हमारी कंट्री में जो इनपुट्स हैं जैसे कोल है, जैसे और दूसरा रॉ मटेरियल है जो हमारे को पावर जनरेशन के लिए चाहिए, वो एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। कभी कुछ केसेस में तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स की वजह से जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। हम उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाते जितनी हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। अगला पॉइंट, लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। आज भी हमारी कंट्री में 70 साल के बाद भी, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के 25-30 साल के बाद भी हमारी इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर है या जो फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका रोल काफ़ी लिमिटेड है, स्पेशली पावर सेक्टर में, अगेन रिजल्टिंग इनटू लॉट ऑफ बर्डन ऑन द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स एंड obviously because of very less participation rate on the part of private and foreign entrepreneurs, power generation is not adequate enough. अगला पॉइंट, लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन। भाई हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि आज भी हमारी इकोनॉमी में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे पावर की बहुत ज़्यादा सप्लाई में इंटरप्शन होती है, कई कई घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की चोरियां बहुत ज़्यादा होती हैं। उन चोरियों को पकड़ने के लिए एक हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उन लोगों को पकड़ सके, पेनलाइज कर सके, रिजल्टिंग इनटू ह्यूज लॉसेस नॉट ओनली फॉर द स्टेट बट ऑल्सो फॉर द पीपल। ओके बच्चों, जो हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको हम बेसिकली कैसे डील कर सकते हैं। पहला पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन प्लांट लोड फैक्टर। भाई प्लांट लोड फैक्टर होता क्या है? ये प्लांट लोड फैक्टर होता है रेशियो ऑफ एवरेज पावर जनरेशन टू द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द प्लांट। मतलब अगर किसी प्लांट की इतनी जनरेशन कैपेसिटी है और आप सिर्फ इतना ही पावर जनरेट कर रहे हैं तो उसके रेशियो को हम प्लांट लोड फैक्टर बोलते हैं, जो कि हमारी कंट्री में इसको इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लांट लोड फैक्टर होगा उतना ही हमारी कंट्री की पावर जनरेशन ज़्यादा होगा और लॉसेस कम होंगे। जो हमारे पावर प्लांट्स हैं हम उनको उनके फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर पाएंगे। अगला है कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। हमारी कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% जो पावर जनरेशन होता है वो 20 to 25% डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन लॉसेस की वजह से बर्बाद हो जाता है, नुकसान में चले जाता है। हमारे को ज़रूरत है उस तरह की ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करने की। अगला पॉइंट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। हमारे से बहुत सारे प्लांट हैं, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करें, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें, तो हम अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को या पावर जनरेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट, प्रमोट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। हमारी कंट्री में से बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर उनको प्रॉपर इंसेंटिव दिए जाएं तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री की जो भी पावर रिक्वायरमेंट है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट प्राइवेट सेक्टर पूरा कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। अगला पॉइंट, एनकरेज यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। भाई रिन्यूएबल सोर्सेज की सबसे अच्छी बात है कि दे आर रिन्यूएबल, दे कैन बी रिन्यूड। आप एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म नहीं होते। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसे करके बहुत सारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जिनको हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो जितने ज़्यादा हम रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करेंगे उतना ही हमारे जो फॉसिल फ्यूल है उनका वेस्टेज कम हो जाएगा, पॉल्यूशन कम होगा एंड हमारे को रिन्यूएबल सोर्सेज की वजह से काफ़ी कम कॉस्ट पे हम बहुत ज़्यादा पावर जनरेट कर पाएंगे। अगला पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पोटेंशियल।
हमारी कंट्री में जो हाइड्रो पोटेंशियल है, जो हम रिवर के वाटर फ्लो से या डैम के वाटर फ्लो से एनर्जी जनरेट करते हैं, वो बहुत ह्यूज है, लेकिन हम उसका नॉट इवन 50% यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए कि हम अपने हाइड्रो पोटेंशियल को प्रॉपरली यूज़ कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पॉल्यूशन नहीं होगा, इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इट इज़ रिन्यूएबल। अगला पॉइंट, अदर मेजर्स। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को रोक सकते हैं, एक ऐसी मशीनरी को सेटअप कर सकते हैं जहाँ पे कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम हो, लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उसके लिए वो प्रॉपर पे करें, चोरियाँ कम से कम हों, और ऐसे लोग जो चोरियाँ या इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं उनको प्रॉपरली पेनलाइज किया जा सके। ऐसे ही कुछ तरीकों को यूज़ करके हम अपने पावर क्राइसिस को दूर कर सकते हैं। ओके बच्चों, जो अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है हेल्थ। भाई अगर हम हेल्थ को डिफाइन करें, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब अगर कोई इंसान या किसी भी सोसाइटी में अगर लोग फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक हैं, सही हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बोलेंगे कि दे आर हेल्दी। ये ध्यान रखिएगा कि हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि उसमें उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई और फिजिकल या मेंटल वीकनेस नहीं है। सिर्फ एब्सेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फर्मिटी इज नॉट, वी वोंट कॉल दैट एज अ हेल्दी पर्सन। भाई सीधी सी बात है कि हेल्थ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। दूसरा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड बिफोर वी डिफाइन द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ नेशन। भाई अगर हमारे को किसी भी देश की ये देखना है कि उसका जो हेल्थ का लेवल है, वहाँ के लोगों को, वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो हेल्थ का लेवल है वो कैसा है, तो हम बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे बिफोर वी कुड से द नेशन हैज़ गॉट अ वेरी हाई लेवल ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स सच एज, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये सारा होता क्या, सारे 1 मार्कर्स हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, न्यूट्रिशनल लेवल एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो हम कंसीडर करेंगे इससे पहले कि हम ये डिफाइन कर सकें कि कंट्री के लोगों का जो हेल्थ स्टेटस है, हेल्थ लेवल है, वो कैसा है। ओके बच्चों, जो हम किसी कंट्री की हेल्थ की स्टेटस की बात करते हैं तो उसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं कि उस कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स कितने, डॉक्टर्स कितने, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी पर हेड कितनी है, नर्सेज, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे कंट्री के, जब हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो इन सब चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ वेल डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। भाई हमारे यहाँ पे जो भी मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं या जो मेडिकल इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं वो कितनी है, कितनी डेवलप्ड है, हमें कितना, हम अपनी डोमेस्टिक नीड को कितना अपने आप प्रोड्यूस करके फुलफिल कर सकते हैं और हमें कितना बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। सिमिलरली इट ऑल्सो इंक्लूड्स हेल्थ केयर डिलीवरी मैकेनिज्म, कि हमारे यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं अगर उनको मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा जो डिलीवरी मैकेनिज्म है कि किस तरीके से हम उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कैसा है, उन लोगों को आराम से मेडिकल सर्विसेज मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती। ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं जब हम किसी भी कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ओके बच्चों, अगर हम अपनी कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं 1951 और 2015 पर, तो हमारे को पता चलता है कि हाँ भाई हमारी कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोग्रेस हुआ है। शायद उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, स्पेशली अगर हम आजकल का टाइम देखें तो आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ की डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है और हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और हमको बहुत सारी कंट्री से ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमांड करना पड़ रहा है, बेड्स के लिए या ऑक्सीनेटर्स के लिए या ऐसे करके ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। जैसे अब हम कंपेयर करें 51 और 2015 का जो डेटा है,
अगर हमारी कंट्री में जो उस टाइम पर हॉस्पिटल्स थे वो थे 2694, जिनका नंबर अब बढ़कर 19,653 हो गया है। सो इसको हम बोल सकते हैं कि काफ़ी बड़ा इंक्रीज़ है एंड कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस करा गया है। अगला है बेड्स। ये हम गवर्नमेंट बेड्स की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है हम उसकी बात कर रहे हैं। 1951 में इट वाज 1,17,000, जो अब बढ़कर 7,54,724 हो गया है। अगेन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कम से कम 6 गुना का इंक्रीज हुआ है। थर्ड पॉइंट, डिस्पेंसरीज। 51 में हमारी कंट्री में 6,600 डिस्पेंसरीज थी, जो अब बढ़ के 26,325 हो गए, जो अप्रॉक्सीमेटली 4 गुना का बढ़ोतरी दिखाता है। अगला पॉइंट, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। 51 में हमारी कंट्री में 725 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स थे, जो अब बढ़ के 25,308 हो गए हैं। अगला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। 51 का डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब हमारे कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 5,396 कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। हम कह सकते हैं इस डेटा को देखकर कि देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट आई थिंक स्टिल there is lot of things which are required to be done, and government and even the private sector need to play an important part in further development of this infrastructure. ओके बच्चों, जो हमारी कंट्री में मेनली जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम थ्री टेयर सिस्टम करके बुलाते हैं। तो सबसे लोअर टेयर पे, सबसे लोएस्ट स्टेज पे आता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। इट इंक्लूड्स एजुकेशन ऑफ प्रिवेंटिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। भाई यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को एजुकेट कर सकें कि जितनी भी बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, और उनको इस तरीके से उन मेथड्स को ढूंढा जाए जहाँ से कि उस बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम प्रिवेंट कर सकें, हम उनको कंट्रोल कर सकें। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में और क्या क्या आता है, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। हम लोगों को बेसिक वाटर फैसिलिटीज़ और बेसिक सैनिटेशन प्रोवाइड करवा पाएँ। देन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करा पाएँ। अगेन थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीजेस। बचपन में बहुत सारे ज़्यादातर बच्चों को टीका लगता है, तो उस टीके का मेन पर्पस क्या होता है कि आगे जाके बच्चों को ऐसी बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके जो आगे जाके उनको इन्फेक्ट कर सकती हैं। अगला पॉइंट, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एसेंशियल ड्रग्स। जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उन लोगों को मेंटली और स्ट्रॉन्ग किया जाए और उनको जिस तरह की ट्रीटमेंट या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो उनको प्रोवाइड किया जा सके। ओके बच्चे, जो 3 टायर स्ट्रक्चर में जो सेकेंड लेवल पर आता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर। इनमें वो सारे हॉस्पिटल्स इंक्लूड होते हैं विच हैव बेटर फैसिलिटीज़ फॉर सर्जरी, ECG एक्सेट्रा, जहाँ पे कि इस तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ बेटर तरीके से अवेलेबल हैं, जैसे सर्जरी, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक्सेट्रा। दे प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मोस्टली लोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड बिग टाउन्स। जनरली इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वो बेसिकली या तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लोकेटेड है या बिग टाउन्स में। जो थर्ड पॉइंट आता है थर्ड लेवल पे, वो है टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स विच हैव एडवांस लेवल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन्स। वो सारे हॉस्पिटल इसमें इंक्लूड होते हैं जहाँ पे कि बहुत एडवांस टाइप के मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन अवेलेबल हैं, और वो किसी भी टाइप की कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं, जो कि प्राइमरी या सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स में डील नहीं किया जा सकता, उनको यहाँ पे रेफर किया जाता है। जैसे कि एम्स एट दिल्ली, जो दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वो एक इसी तरीके का हेल्थ केयर सेंटर है। ओके बच्चे, जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं वो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसको हम बेसिकली आयुष करके भी बुलाते हैं। इसमें आयुष में बेसिकली 6 टाइप के सिस्टम्स हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं। पहला है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी।
ये जो सिस्टम है इसके अंडर में ISM सिस्टम के अंडर में इस टाइम इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 3167 हॉस्पिटल्स हैं। कम से कम 26,000 डिस्पेंसरीज ऑपरेट करती हैं, मतलब ISM के अंडर में मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है। एंड कम से कम 7 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं जो दवाइयाँ दे सकते हैं और जो इलाज कर सकते हैं। जो ISM का सिस्टम है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, वो बहुत चीप है एंड काफ़ी सेफ है। बच्चों, अगर हमें किसी कंट्री का हेल्थ या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो हम कैसे उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं? पहला है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज जस्ट 4.8% ऑफ GDP, विच इज़ एक्सट्रीमली लो। हमारी कंट्री में जो भी टोटल GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका सिर्फ 4.8% हम हेल्थ या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं, जो कि किसी भी कंट्री, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया के लिए बहुत ही कम माना जाएगा। दूसरा, इंडिया है 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरी दुनिया का 17% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, लेकिन पूरी दुनिया की 20% बीमारी, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस, वो इंडिया को बियर करनी पड़ती है, इंडिया के लोगों को बियर करनी पड़ती है। टोटल 17% लोग रहते हैं, बट पूरी दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं उसका 20% इंडिया में लोगों की हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन मानी जाएगी हमारी कंट्री के लिए। भाई, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस होता क्या है? Global burden of diseases in an indicator used by experts to measure the number of people dying prematurely due to a particular disease. भाई, एक्सपर्ट GBD को यूज करके ये फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी कंट्री में जो लोग हैं, जो प्रीमेच्योरली कैसे उनकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ सम डिजीज, और as well as the number of years spent by him in a state of disability owing to that disease, या फिर उस बीमारी की वजह से कैसे उन लोगों को एक ऐसी सिचुएशन में रहना पड़ता है जहाँ पे कि वो कम्प्लीटली डिसेबल है, कहीं ना कहीं उनकी बॉडली कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो या तो कोई काम नहीं कर पाते या ऐसे बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है। तो उन सारे लोगों को इंक्लूड किया जाता है जो कि प्रीमेच्योरली मर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट डिजीज, या उनको किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी को सफ़र करना पड़ता है उस बीमारी की वजह से। इसको हम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस बोलते हैं, जो कि एक इंडिकेटर है जो एक्सपर्ट यूज़ करते हैं। कुछ हम कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक और तरीके से पढ़ सकते हैं, रूरल अर्बन डिवाइड के बेसिस पे, कि मतलब रूरल सेक्टर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या सिचुएशन या कंडीशन है, और अर्बन एरियाज में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस हाल में है। तो सबसे पहला पॉइंट, अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज। हमारी पॉपुलेशन का टोटल 70% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, लेकिन टोटल हॉस्पिटल्स में से सिर्फ 20% ही रूरल एरियाज में लोकेटेड है, और टोटल डिस्पेंसरीज का सिर्फ 50% रूरल एरियाज में लोकेटेड है। अगेन आप समझ सकते हैं कि रूरल एरियाज में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कितना बर्डन बेयर करना पड़ता होगा। 70% लोग सिर्फ 20% हॉस्पिटल्स पे और 50% डिस्पेंसरीज पर डिपेंडेंट है। अगला पॉइंट, देयर आर 0.36 हॉस्पिटल फॉर एवरी 1 लाख ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज। हमारी कंट्री में रूरल एरियाज में नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इतने कम हैं कि 0.36 हॉस्पिटल, मतलब एक हॉस्पिटल फॉर 3 लाख पीपल। अगर हम इसको ऐसे करके कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली एक हॉस्पिटल 3 लाख लोगों के लिए है, जो ऑब्वियसली खराब सिचुएशन बताता है। और अर्बन एरियाज में इट इज़ 3.6 हॉस्पिटल्स फॉर एवरी 1 लाख ऑफ पीपल इन अर्बन एरियाज। थोड़ा सा सिचुएशन रूरल एरियाज के मुकाबले में बेटर मानी जाएगी कि अप्रॉक्सीमेटली 3.6, मतलब 4 हॉस्पिटल फॉर एवरी 1 लाख, 1 लाख लोगों के लिए अराउंड 4 हॉस्पिटल अर्बन एरियाज में लोकेटेड है। अगला पॉइंट, PSCs लोकेटेड इन रूरल एरियाज डू नॉट हैव बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। भाई, हमारी कंट्री में जितने भी PSCs हैं जो रूरल एरियाज में लोकेटेड है, वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ नहीं है।
एक्सरे नहीं है या लेबोरेटरीज नहीं है जहाँ पे कि आप ब्लड या स्टूल टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे मेडिकल टेस्ट हैं, इलाज हैं जो वहाँ पे नहीं पॉसिबल। अगला पॉइंट, विलेजेस डू नॉट हैव एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड सर्विसेज लाइक पीडियाट्रिशियन, गायनी एक्सेट्रा। भाई नॉर्मल डॉक्टर्स हैं वहाँ पे जो कि आपको बेसिक छोटी मोटी दवाइयों की बीमारियों के लिए दवाई दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज बहुत कम हैं। पीडियाट्रिशियंस, बच्चों के डॉक्टर, या गायनी लेडीज़ का फीमेल डॉक्टर, इस तरह की सर्विसेज रूरल एरियाज़ में आज भी या तो बहुत कम अवेलेबल है या बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करना पड़ता है इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए, अपने पेशेंट्स को दिखाने के लिए। ओके बच्चों, अगला पॉइंट, हमारी कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 380 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो हर साल कम से कम 44,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी कंट्रीज़ में डॉक्टर्स की शॉर्टेज रहती है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। क्योंकि इवन जो लोग मेडिकल प्रोफेशन को कर लेते हैं, डॉक्टरी कर लेते हैं, उसके बाद भी वो लोग रूरल एरियाज़ में जाना प्रेफर नहीं करते, और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर यहाँ प्रॉपर डॉक्टर बन के दूसरी कंट्रीज़ में मूव करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं। अगेन एक सैड सिचुएशन कि हमारे देश में डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं बाहर के देशों में जाकर काम करना, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। अगला पॉइंट, हमारी कंट्री के जो पुअरेस्ट 20% लोग हैं वो अपनी टोटल इनकम का 12% हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं, जबकि जो रिच लोग हैं वो सिर्फ अपनी इनकम का अप्रॉक्सीमेटली 2% हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं। अगेन अ वेरी सैड सिचुएशन। गवर्नमेंट को ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी कि जहाँ पे वो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें कि रूरल एरियाज़ में और पुअर या गरीब लोगों के लिए जो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली अवेलेबल है, उनको इधर उधर भागना ना पड़े, उनको अपनी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट इस तरह की चीज़ों पे खर्च ना करना पड़े। क्योंकि जब पुअर एरिया जो रूरल एरियाज़ है और स्पेशली अर्बन एरियाज़ है जहाँ पे कि लोगों को लोन लेके अपने रिलेटिव्स का ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, उनके लिए सिचुएशन और ख़राब हो जाती है, उनको लोन लेना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो एक बहुत डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। अ वेरी सैड सिचुएशन, एंड गवर्नमेंट को यहाँ पे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ओके बच्चे, जो अगला पॉइंट आता है हमारी डिस्कशन में वो आता है वुमेन हेल्थ का। हमारी कंट्री में जो औरतों की हेल्थ है उसकी सिचुएशन क्या है, तो कुछ इंडिकेटर्स हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आता है द चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन फ्रॉम 927 इन 2001 टू 914 इन 2011। मतलब क्या कहता है कि 2001 में हमारी कंट्री में 927 लड़कियां थी पर 1000 ऑफ मेल चिल्ड्रन, जो बाद में डिक्लाइन करके 914 हो गया पर 1000 मेल्स, जो ऑब्वियसली ये दिखाता है कि हमारी कंट्री में आज भी जो फीमेल फीटिसाइड है, मतलब लड़कियों को गर्भ में ही अबॉर्ट कराने का जो सिस्टम है वो आज भी प्रिवलेंट है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं या फैमिलीज हैं जो बच्चे को उसके सेक्स की जांच करा के, उसके जेंडर की जांच करा के उसको अबॉर्ट करा देती हैं, और इसकी वजह से जो नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता जा रहा है कंपेयर टू मेल चिल्ड्रन। अगला आता है approximately 3 lakh girls below 15 years of age are not only married but also have born children at least once। हमारी कंट्री में approximately 3 लाख लड़कियां 15 साल की एज में ही मैरिज कर लेती हैं या उनको करवा दिया जाता है, और कम से कम एक बार वो बच्चों को जन्म दे चुकी होती हैं, जो ऑब्वियसली 15 साल से कम का मतलब है कि ये एक कानूनन अपराध है और इसको पनिश किया जाना चाहिए। लेकिन ड्यू टू प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, ड्यू टू वेरी सिंपल पनिशमेंट गिवन टू द लॉ ब्रेकर्स, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, और लड़कियों को 15 साल या उससे कम की एज में उनकी शादी कर दी जाती है, और वो बहुत यंग एज में जहाँ पे कि वो इतनी फिजिकल फिट नहीं होती कि बच्चों को जन्म दे सकें, पर उनको कहीं ना कहीं इस शादी के बंधन में बांधकर उनको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। अगला,
More than 50% of married women between the age group of 15 to 49 years have anemia caused by nutritional deficiency. भाई 15 से 49 की एज की औरतों को एनीमिया, जो एनीमिया होता है एक बीमारी होती है जहाँ पे कि शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से वो बीमारी हो जाती है। हमारी कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली जो 50% मैरिड वुमेन हैं उनको एनीमिया होता है, क्योंकि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको आयरन की कमी हो जाती है और उनको ये बीमारी को सफ़र करना पड़ता है। Abortions are major cause of maternal morbidity and mortality in India. हमारी कंट्रीज में औरतों से को बहुत ज़्यादा अबॉर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और वो प्रोन हो जाती हैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने के लिए, या बहुत सारे केसेस में उनकी डेथ हो जाती है। ये अगेन एक नेगेटिव सिचुएशन मानी जाएगी वुमेन हेल्थ इंडिकेटर को अगर हम ध्यान से देखें तो। ओके बच्चों, अगर हम अपने कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक क्रिटिकल एनालिसिस करें, क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, तो हम उसको मेनली, वैसे तो हमारे बहुत सारे पॉइंट्स निकल सकते हैं, लेकिन मेनली हम उसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अभी इससे पहले वाले पॉइंट पर हमने डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली जो 70% ऑफ पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है, लेकिन सिर्फ 20% हॉस्पिटल्स ही रूरल एरियाज में अवेलेबल है, पुटिंग अ बिग बर्डन ऑन रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लस वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है या प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, जिसकी वजह से अगेन बहुत सारे लोगों को अपना इलाज कराने के लिए शहर में भागना पड़ता है, और शहर का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है उस पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अगला पॉइंट, कम्युनिकेबल डिजीजेस। हमारी कंट्री में एड्स या सार्स या ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाए जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को एजुकेट करना, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, डॉक्टर मेडिकल स्टाफ को प्रॉपरली ट्रेन करना, प्रॉपर इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो किए जाने चाहिए जिससे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड करने से रोका जा सके। अगला पॉइंट, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज़। हमारी कंट्री में रूरल और अर्बन एरियाज़ आज भी कई जगहों पे प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ओपन में डेफिकेट करना पड़ता है, टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ता है, बीमारियां फैलती हैं और सिचुएशन का जो लोगों की जो सिचुएशन है बीमारियां फैलने की वजह से और ख़राब हो जाती है। अगला पॉइंट, लैक ऑफ मैन पावर। भाई अभी हमने पढ़ा कि हमारी कंट्री में हर साल कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 44,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग रूरल एरियाज़ में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर बाहर की कंट्रीज़ में माइग्रेट कर जाते हैं, और जो फ़ायदा हमारी कंट्री को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। अगला पॉइंट, मॉल न्यूट्रिशन। Again, a very big factor for very poor health condition of the people of the country. हमारी कंट्री में से बहुत सारे लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना भी प्रॉपरली नहीं मिल पाता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको अगर एक टाइम का खाना खाना है तो उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनके पास उतनी अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती और उनको एक्सप्लॉयट करना आसान होता है। अगला पॉइंट, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। भाई अगर हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 7-8-10 सालों में प्राइवेट सेक्टर ने अपना रोल और ज़्यादा बढ़ाया है, लेकिन शायद इस टाइम वक्त की ज़रूरत है कि उस रोल को और ज़्यादा इनक्रेज किया जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन हैं जो कंपैरेटिवली बहुत कैपेबल है और जो बहुत कुछ कर सकते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की केस में। होप सो कि आगे जाके हमारी कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव होगा और लोगों को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। होप सो कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़
कमेंट में ज़रूर लिखें, क्वेश्चंस पूछें। अगर आप अपने पूरे इकोनॉमिक्स के कोर्स को बहुत तरीके से करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, एक एक वीडियो को माइन्यूटली थरली देखें, आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। और अगर आप 1 मार्कर्स को अपने फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा, इकोनॉमिक्स बाय संजय भटनागर। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डायग्राम्स हैं जो मैंने अपने इंस्टा पेज पे कवर कर रखे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ इंस्टा पेज को फॉलो करिएगा। ऑल द बेस्ट, मेहनत करिए, सबका ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।